मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात करके विभिन्न विषयों पर किया संवाद। कहा, आपके नेतृत्व में हरियाणा में भाजपा को मिली ऐतिहासिक जीत। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा घोषित ग्रुप सी व डी में कैथल के डीग गांव के 55 अभ्यर्थी हुए चयनित। अभ्यर्थियों व परिजनों ने निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया के लिए प्रदेश सरकार का जताया आभार। प्रदेश में कांग्रेस के विधायक दल का नेता चुनने के लिए चंडीगढ़ में सभी विधायकों की हुई बैठक। कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रखा प्रस्ताव। और राष्ट्रीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान ने आगामी रबी सीजन के लिए 115 मिलियन टन गेहूं उत्पादन का रखा लक्ष्य। गेहूं की बीमारी रोधी व बेहतर उत्पादन वाली किस्में की तैयार। नमस्कार, मैं हूं पायल। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्री व हरियाणा विधानसभा के चुनाव पर्यवेक्षक रहे धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि उन्होंने केंद्रीय मंत्री से भेंट कर विभिन्न विषयों पर सार्थक संवाद किया। उनके नेतृत्व में हरियाणा में भाजपा ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है। सीएम ने विश्वास जताया कि केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान स्नेह और मार्गदर्शन भाजपा हरियाणा परिवार के कार्यकर्ताओं और प्रदेश की जनता को हमेशा मिलता रहेगा। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सिख पंथ के चौथे गुरु साहिब श्री गुरु रामदास जी महाराज के पावन प्रकाश पर्व की प्रदेशवासियों को बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी पावन शिक्षाएं एक आदर्श समाज के निर्माण तथा मानवता की सेवा हेतु हमेशा अभिप्रेरित करती रहेंगी। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जारी किए गए ग्रुप सी व डी के परिणाम में कैथल जिले के डीग गांव में 55 युवाओं का विभिन्न पदों पर चयन हुआ है। सरकारी नौकरी पाने वाले युवक युवतियों व उनके परिजनों और ग्रामीणों में खुशी का माहौल बना है। पहले भी इस गांव के सैकड़ों युवाओं का सरकारी नौकरियों में चयन हुआ है। चयनित अभ्यर्थियों ने कैथल से डीडी न्यूज के हमारे संवाददाता नवीन मल्होत्रा से बातचीत में कहा कि वे बिना पर्ची व खर्ची के सरकारी नौकरी मिलने पर काफी खुश हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने अपना वायदा निभाते हुए मुख्यमंत्री की शपथ के तुरंत पश्चात ग्रुप सी और डी की भर्तियों के परिणाम जारी करवाकर प्रदेश के युवाओं को बड़ी राहत दी है। उन्होंने मुख्यमंत्री का धन्यवाद करते हुए कहा कि आज हमें मेरिट के आधार पर बिना पर्ची व खर्ची के सरकारी नौकरी मिली है। इसमें सिलेक्शन हुआ है तो हम धन्यवाद देते हैं बीजेपी सरकार को, क्योंकि ना हमारे गांव में बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। मेरा जो अभी लिस्ट आई जिसमें ग्रुप डी में सिलेक्शन हुआ, गांव में बहुत बढ़िया माहौल है। जैसे बच्चे लग रहे हैं, मेहनत पे लग रहे हैं, बिना खर्चे बिना पर्ची के नौकरी लग रहे हैं। जो पहले पैसों में नौकरी आती थी वो बगैर किसी खर्चे के पर्ची के नौकरी लग रही है। मेरा हरियाणा पुलिस में मेल कांस्टेबल में सिलेक्शन हुआ है। सर, हम भी पहले ये सोचते सिलेक्शन नहीं होगा, रोजगार नहीं है यहाँ पे, लेकिन बीजेपी सरकार आई, गांव में बच्चे लगे, उनको देख कर सर हमने तैयारी शुरू की और आज हम मेल कांस्टेबल में सर सिलेक्ट हो गया। सर बहुत खुश है हमारा सारा परिवार। मेरा भाई भी ग्रुप डी में कॉमन कैडर में लगा और मैं भी इसमें ग्राम सचिव में लगी हूँ। हरियाणा सरकार ने, सीएम साहब ने बिना खर्ची पर्ची हमें नौकरी दी है। जैसे कि उन्होंने वादा किया था कि वो सरकार बनते ही नौकरी देंगे, तो उन्होंने अपना वादा पूरा किया और हमें बिना खर्ची पर्ची की नौकरी दी। वहीं चयनित हुए युवाओं के परिजनों ने कहा कि उनके गांव के 55 युवाओं को सरकारी नौकरी मिलने से गांव में दिवाली जैसा माहौल है। भाजपा सरकार बिना पर्ची व खर्ची के सरकारी नौकरी अनेक परिवारों को भविष्य ज्यादा बच्चे लागे हैं जी, बिना पर्ची बिना खर्चे के लागे। मेरे 2 बच्चे लागे हैं जी। एक बच्चा तो हरियाणा पुलिस में सब इंस्पेक्टर लग गया, प्रदीप कुमार, और मेरी लड़की लगी है जी ईबे कलरक प्रीति देवी जी। और हमारे गांव में जी इस समय भी जी 55 बच्चे लागे हैं, गरीबों के लागे सारे। एसएससी ने रिजल्ट निकाला है अभी हाल ही में। इसमें हमारे गांव में 55 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है जो सब गरीब परिवार से बिलोंग रखते हैं। और मेरी बेटी का भी इसी प्लान में पहले डी ग्रुप में सिलेक्शन हुआ था, अब सी ग्रुप में कलर के पद पर लगी है। मेरे 4 बच्चे लगे हैं जी, 2 मेरे लड़का और भाई के लड़के लगे हैं। बहुत अच्छी सरकार है जी। इसमें हमारे पास तो पहले कोई लगे ही नहीं था, दूसरी सरकार में इसमें लगे हैं जी हमारे बच्चे बीजेपी सरकार में।
गांव डीग के सरपंच प्रतिनिधि रोहताश और ग्रामीणों ने कहा कि पिछले कुछ समय से उनके गांव में लगभग सभी घरों में सरकारी नौकरियां पहुंच गई है। गरीब लोगों के लिए भाजपा सरकार का मेरिट के आधार पर नौकरियां देने का यह कदम एक वरदान साबित हो रहा है। हरियाणा सरकार बीजेपी सरकार में 55 बच्चे सिलेक्शन हुए हैं, जो कि बहुत बड़ी बड़ी पोस्टों पर भी हैं और एक जश्न की तरह जैसे दिवाली अभी आ रही है, लेकिन सरकार ने हमारे गांव में कल ही दिवाली मना दी है। और बहुत अच्छी बात हुई, बहुत खुशी हुई। ना पर्ची ना खर्चे कुछ नहीं लगा। और हम तो दीदी था या सरकार रहे बीजेपी, ये गरीबा का भी बहुत हो जाएगी। इन गरीबा की सरकार ने इसने सुनी है और जितने भी लागे सब गरीब बच्चे, किसी का बच्चा लायक जो हमें उसकी खुशी है। हमारे गांव में जी 51-52-50 लड़के लगे हैं जी। मैं बहुत खुश है जिसका बच्चे लगने था। और गाना हमारा काम गाना हौसले में है जी, बहुत गाना हौसले में है। मतलब 50 घर तो हमारे आलमा तो सर होता है हौसले में थे। हरियाणा में लंबे समय से अनुसूचित जाति के वंचित वर्ग अनुसूचित जाति के लोगों ने कुल 20% आरक्षण में से 10% आरक्षण अलग से किए जाने की मांग की थी, जिसे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपनी चुनावी घोषणा को पूरा करते हुए लागू कर दिया है। अपने कार्यकाल के पहले ही दिन कल मुख्यमंत्री ने वंचित वर्ग से संबंधित 36 जातियों के समूह को 10% अलग से कोटा दिए जाने का निर्णय लिया है। इसको लेकर भिवानी में डीएसपी समाज के लोगों ने लड्डू बांटकर खुशी जताई तथा मुख्यमंत्री का धन्यवाद जताते हुए इसे अनुसूचित जाति के वंचित वर्ग को सीधा लाभ पहुंचने की बात कही। डीएससी समाज के नेता भगवान दास कालिया, पवन वाल्मीकि व दीपक सोलंकी ने प्रदेश सरकार का आभार जताते हुए कहा कि इससे लंबे समय से वंचित वर्ग सरकारी नौकरियों में जाकर अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठा पाएगा। वंचित लोग अब समाज की मुख्य धारा में जुड़कर देश व प्रदेश के विकास में अपनी भूमिका निभा पाएंगे। खुशी इतनी डबल खुशी हो चुकी कि डबल दिवाली डीएससी समाज का सीएम साहब ने मनाने का काम किया। उसको लेके आज हमारा पूरा डीएससी समाज 34 बिरादरी अंदर इतनी खुशी है कि हमारा पूरे बिरादरी में लाडू और पटाखे के साथ प्रोग्राम चल रहा है। पूरा समाज डीएससी समाज आमिर का धन्यवाद करते हैं कि हमारा गरीब समाज की इन्हें पहली कदम में ये डीएससी लागू कर दिया। जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जो हमारे हक में फैसला लिया, हम उसके दिल की गहराई से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। 1 अगस्त को जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, उसको मद्देनजर रखते हुए सीएम साहब ने इलेक्शन से पहले ही कह दिया था कि पहली कलम पहली बैठक में हम आपका डीएससी लागू कर देंगे। आज उन्होंने पहली कलम में हमारा डीएससी का लागू किया है, इसलिए हम पूरा समाज डीएससी समाज पूरी भाजपा सरकार को, माननीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे अध्यक्ष, सभी को हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और हम ऐसे ही सपोर्ट करेंगे। आप हमारा ऐसे ही आशीर्वाद रखना। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 17 अक्टूबर को जारी किए गए ग्रुप सी व डी में चयनित अभ्यर्थियों में खुशी की लहर लगी हुई है। भिवानी के चयनित युवा अनुज व सचिन ने कहा कि वे मेरिट के आधार पर रोजगार देने वाली नायब सरकार का धन्यवाद करते हैं और वे उम्मीद करते हैं कि भविष्य में भाजपा सरकार इसी तरह से निष्पक्ष भर्तियां जारी रखेगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने युवाओं की मेहनत एवं योग्यता को समझते हुए पर्ची व खर्ची सिस्टम पर रोक लगाने का काम किया है। ग्रुप 57 में कलर की पोस्ट पर हुआ है, बहुत खुशी है सर। मेहनत होती है ना, ये है बिना खर्चे के पर्ची के आप जॉब लेते हो तो मेहनत तो लगती है। मेरा चयन ग्राम पंचायत जो पंचायत सेक्रेटरी होता है उसके पद पर चयन हुआ है ग्राम सचिव में, और बहुत ही फेयर तरीके से इन्होंने ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए थे और बहुत ही अच्छे तरीके से, मतलब एक हिसाब से कहें तो बिना पर्ची खर्ची के ये अपनी भर्ती पूरी हुई। और आशा करते हैं कि आने वाले जो जितने भी अगले जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए भी ये सरकार अच्छे कदम उठाती रहेगी और ऐसी ही भर्तियाँ पूरी करती रहेगी। और देखिए, बिना पर्ची खर्ची के लगना एक अपने आप में सम्मानजनक बात है। मेहनत करके जब लगते हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है। हरियाणा में कांग्रेस की विधायक दल का नेता चुनने के लिए कल चंडीगढ़ में सभी विधायकों की बैठक हुई। पार्टी कार्यालय पहुंचे पर्यवेक्षक राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत, पंजाब के नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा, छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री
टीएस देव और वरिष्ठ नेता अजय माकन ने विधायकों की राय जानी। अब यह रिपोर्ट हाईकमान को भेजी जाएगी और इसके बाद विधायक दल के नेता की घोषणा होगी। सूत्रों के अनुसार करीब 30 विधायकों ने विधायक दल के नेता के रूप में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम सुझाया है। बैठक में पूर्व सीएम एवं गढ़ी सांपला किलोई से विधायक भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रस्ताव रखा कि विधायक दल का नेता चुनने का फैसला हाईकमान पर छोड़ा जाता है। इसका प्रदेशाध्यक्ष उदय भान ने अनुमोदन किया। फिर सभी विधायकों ने हाथ खड़े करके समर्थन भी किया। वहीं हरियाणा की 20 विधानसभा सीटों पर दोबारा चुनाव की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही खारिज कर दिया है। बादशाहपुर विधानसभा से बीजेपी उम्मीदवार राव नरबीर सिंह का कैबिनेट मंत्री बनने के बाद पहली बार गुरुग्राम पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा में इतिहास रचते हुए तीसरी बार भाजपा की सरकार बनी है। भारतीय जनता पार्टी पंक्ति में खड़े हर अंतिम व्यक्ति को साथ लेकर चलेगी और पूरे हरियाणा के विकास की गति को और भी आगे बढ़ाएगी। राव नरबीर सिंह ने दावा किया है कि अगले 5 सालों में गुरुग्राम अब एक नई पहचान बनाएगा। हरियाणा की जनता ने और तीसरी पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। मैं हरियाणा वासियों की तरफ से उम्मीद जताता हूँ कि जिस इच्छा और उम्मीद से लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दी, वो सारी उम्मीदें इन 5 सालों में पूरी करेंगे। भाजपा का संकल्प पत्र हरियाणा प्रदेश के लिए जारी हुआ था, वो सारा संकल्प पत्र हम एक एक करके पूरा करेंगे। मैंने कहा कि हमने गुड़गांव का एक मकसद रखना है कि गुड़गांव का अच्छा शहर हो, तो गुड़गांव को गुरुग्राम के नाम से जाने, एक सुंदर स्वच्छ शहर हो, अच्छा शहर हो, ईमानदारी का शहर हो। ये नरवीर सिंह की प्राथमिकता रहेगी। राव नरवीर सिंह का एक अच्छा गुड़गांव संकल्प रहेगा और हरियाणा में जो महकमा मुझे मिलेगा उसमें पूरे काम करने की कोशिश करूंगा। और हरियाणा की जनता ये कहेगी कि नरवीर सिंह ने काम किया है। हमने अहिरवाल और पूरे प्रदेश की तकदीर बदलनी है। नायब सिंह खैणी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश चौथी बार सरकार बनाएगा, ये आज कह के जाता हूँ। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने पदभार संभालने के बाद अपने क्षेत्र में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि चुनाव खत्म होते ही जारी विकास कार्यों का मुआयना करना शुरू कर दिया जाएगा। नागरिक अस्पताल में एस्केलेटर बनाया गया है, जिसका सोमवार को उद्घाटन होगा। पराली जलाने पर सरकार के आदेश के विरोध में कांग्रेस द्वारा आंदोलन करने की बात पर पलटवार करते हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा कि पराली जलाने का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। न्यायालय का क्या आदेश होगा उसके मुताबिक ही काम किया जाएगा। कांग्रेस को जनता ने नकार दिया है, उन्हें जो करना हो वे कर सकते हैं। न्यायालय में चल रहा है। अब हुड्डा साहब तो सो के जाग रहे हैं, तो वो उच्चतम न्यायालय के क्या आदेश हैं और क्या है उनको देखा जाएगा, उसके मुताबिक काम होगा। करो 5 साल तुमने यही करना है, करते रहो। तुम्हें जनता ने तो नकार दिया। जब तुम्हें जनता की जरूरत थी तब तो जनता तुम्हारे साथ आई नहीं। तुमने बहुत बहकाया, कई नैरेटिव तय किए, सारे फेल हो गए। तुमने कहा एंटी इनकम्बेंसी है, 6-6 फुट उछल के तुम बोलते थे और बापू बेटा रोज मुख्यमंत्री बन के सोते थे। लोगों ने नकार दिया। लोगों ने पहली बार प्रो इनकम्बेंसी की सरकार बनाई है। कांग्रेस के विधानसभा चुनाव हारने के बाद कैप्टन अजय यादव ने अपने हर पद से इस्तीफा दे दिया है। इसे लेकर अनिल विज ने कहा कि जो हालत कांग्रेस की हुई है उससे लगता है कि कांग्रेस की दुकान बंद होने वाली है और हो सकता है कुछ और लोग भी कैप्टन अजय यादव का अनुसरण करें। जो हालत हुई है तो कांग्रेस की दुकान तो बंद होने जा रही है और हो सकता है कुछ और लोग भी कैप्टन यादव का अनुसरण करें। कानों में बातें तो पड़ रही हैं। हमारी संगठनात्मक पार्टी है, यहाँ हर आदमी को मेंबर बनना पड़ता है, हर आदमी को सक्रिय मेंबर बनना पड़ता है। दोनों के अधिकार भी अलग अलग हैं, सदस्य का अधिकार अलग है, सक्रिय मेंबर का अलग है। कोई भी पद पोस्ट वही ले सकता है जो सक्रिय मेंबर है। तो अब ये हमारा सदस्यता अभियान शुरू हो गया। चुनाव से हम फारग हो गए, सरकार बन गई। अब सारे हम मेंबरशिप अभियान में, भारतीय जनता पार्टी के मेंबरशिप अभियान में हम लगेंगे।
प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री बने गौरव गौतम का आज पलवल पहुंचने पर स्वागत किया गया। इस अवसर पर प्रेस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में जीरो टॉलरेंस की नीति पर आगे बढ़ते हुए भ्रष्टाचार को समाप्त किया जाएगा। राज्य मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि सरकार बिना पर्ची और खर्ची के युवाओं को नौकरियां दे रही है। उन्होंने आगे कहा कि पलवल जिले में शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ ही सफाई व्यवस्था को भी दुरुस्त करने का कार्य प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पलवल जिले में मेट्रो चलाने के लिए डीपीआर तैयार हो चुकी है और आगे इस कार्य को गति प्रदान की जाएगी। इसके अलावा वे दैनिक यात्रियों की मांग पर बंद पड़ी रेलगाड़ियों को दोबारा से शुरू करने के लिए रेल मंत्री से भी बातचीत करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि कनेक्टिविटी के मामले में पलवल जिला सबसे आगे है। पलवल विकास के मामले में हरियाणा प्रदेश का नंबर 1 जिला बनेगा। देश और दुनिया के प्लेटफॉर्म पर पलवल अलग दिखाई दे, क्योंकि आज के समय में देश में सबसे बड़ी कनेक्टिविटी अगर कहीं है तो वो पलवल क्षेत्र में है। केएमपी हो, केजीपी हो, बॉम्बे एक्सप्रेस हो, वे हो, एयरपोर्ट हो, मेट्रो हो, रेल कॉरिडोर बनने की तैयारी हो, बहुत सारे आयाम पलवल क्षेत्र में आने वाले हैं। उनके माध्यम से किसी भी जगह की या किसी भी देश या किसी भी जिले या किसी भी प्रदेश की अगर तरक्की का राह खुलती है तो उसकी कनेक्टिविटी के आधार पर खुलती है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि हिंदुस्तान में सबसे अच्छी वेल कनेक्टिविटी हमारे पलवल में है। हम उनकी तरक्की के लिए, विकास के लिए, पलवल को एक साफ, सुंदर, स्वच्छ और भव्य बनाने के लिए संकल्पवान है। उसके लिए हम पूजनीय जनता का साथ लेकर, सबको साथ लेकर चलेंगे और अच्छा काम। पिछले वर्ष देश में गेहूं का रिकॉर्ड उत्पादन करने वाले राष्ट्रीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान ने आगामी रबी सीजन के लिए 115 मिलियन टन गेहूं उत्पादन का लक्ष्य रखा है। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि नई किस्मों के भरोसे वे इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। संस्थान में आज से किसानों को गेहूं की नई किस्मों के बीज का वितरण करना शुरू किया गया। इस अवसर पर संस्थान के निदेशक डॉक्टर रतन तिवारी ने बताया कि संस्थान द्वारा विकसित नई किस्मों के बीज लेने के लिए देश भर के 22,000 किसानों ने पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराया था। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर संस्थान में किसान वैज्ञानिक संवाद का भी आयोजन किया गया, जिसमें कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को नई तकनीक के बारे में बताया। किसान 25 अक्टूबर से 5 नवंबर तक गेहूं की अगेती किस्मों की बुआई कर सकते हैं। जल्द ही किसानों को गेहूं के उत्पादन तैयार करने का प्रशिक्षण भी संस्थान में दिया जाएगा। संस्थान के नोडल अधिकारी अमित शर्मा ने कहा कि किसानों के बीच DBW 327 और 371 किस्म की काफी मांग है। यह प्रजातियां बीमारी रोधी होने के अलावा बेहतर उत्पादन देने में सक्षम है। विभिन्न राज्यों की भौगोलिक स्थिति के अनुसार इन किस्मों को तैयार किया गया है। गेहूं की अनुमोदित किस्मों में जौ की किस्म DWRV 137 भी शामिल है, जो छिलका रहित होने के साथ पशु चारे के लिए भूसा भी देगी। प्रपोजल आया था, 19 प्रजातियों का प्रपोजल भेजा गया था VIC को, और उसमें 13 अभी फिलहाल के लिए अनुमोदित हुई। ये तो ब्रीडर सीड होता है जो हम बाकी सेंटर्स को भेजते हैं, वो तो चला जाता है पहले ही। जो फार्मर्स को देते हैं वो ट्रूथफुली लेबल्ड सीड। जो हमारी महत्वपूर्ण किस्में हैं, जो इस बार हमने कुछ पोर्टल में भी चेंज किया था, जो जिस डिस्ट्रिक्ट के लिए रिकमेंडेड है किस्में हैं उन्हीं को ही रखा गया है। जैसा उत्तर प्रदेश में स्पेशली रहता है, राजस्थान में 2 राज्य ऐसे हैं जिसमें कि 2-3 तरह की किस्में यूज होती हैं। बुंदेलखंड रीजन में अलग होती है। वहीं किसानों ने बताया कि गेहूं की नई किस्में काफी उत्पादन देने के साथ बीमारी रोधी हैं। उन्होंने अच्छी किस्म के बीज दिए जाने के बाद संस्थान के वैज्ञानिकों का धन्यवाद करते हुए कहा, अब समय आ गया है कि किसानों को नई तकनीक अपनानी चाहिए। 370 71 72 327 ये भी ले आई ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ 327 ਪਿਛਲੇ ਕਿਹੜੇ ਬੀਜੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਝਾੜ ਆਈ ਤੇ 370 71 ਹੁਣ ਲੈ ਆਈ ਤੀ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਦੱਸਦੇ ਝਾੜ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਰਨਾਲ यूनिवर्सिटी ਦੇ ਬੀਜ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਤੇ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। पिछले 10 सालों से ही बीज रहे लगातार। अभी हर मेले में हम आते हैं, यहाँ से बीज लेके जाते हैं। हम अभी नवे बीज ले आए 127, जो नवे बीज आए सारे 2-2 थैलियाँ 3 थैलियाँ लिया ने।
पंचकूला में आज दोपहर एक स्कूल बस हादसे का शिकार हो गई। पंजाब से मोरनी हिल्स जा रही बच्चों से भरी यह बस खाई में गिर गई। इस हादसे में बस ड्राइवर सहित 10 से अधिक बच्चे घायल हो गए। बस में सवार बच्चे पंजाब में मलेरकोटला के ननकाना साहिब स्कूल के हैं। सभी बच्चों को पहले इलाज के लिए मोरनी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने गंभीर रूप से घायल बच्चों को पंचकूला के सेक्टर 6 स्थित अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। गंभीर रूप से घायल बस ड्राइवर को पीजीआई चंडीगढ़ भेजा गया है। हादसे की असली वजह अभी तक सामने नहीं आई है। हालांकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर अपनी जांच करनी शुरू कर दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार टिक्कर ताल रोड पर थलगांव के पास बस की रफ्तार अधिक होने के कारण ड्राइवर ने बस पर से अपना नियंत्रण खो दिया और बस अचानक से खाई में जा गिरी। हादसे के बाद एम्बुलेंस बुलाकर घायल बच्चों और अन्य स्टाफ को तुरंत ही उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। पंचकूला के सीएमओ डॉक्टर मुक्ता कुमार ने बताया कि 14 घायलों को अस्पताल लाया गया है, जिसमें से एक को आगे रेफर किया गया है। घायलों की जांच और उपचार किया जा रहा है। टीचर, ड्राइवर, कंडक्टर, ट्रैवल एजेंट साथ में थे। वो बस खाई में कहीं गिरी है टिक्कर ताल के आसपास, तो वो वहाँ पे पीएचसी मोरनी में इनिशियली उनको टेकअप करके फर्स्ट एड करके यहाँ रेफर किया गया। यहाँ 14 पेशेंट अभी तक आए हैं हमारे पास, और उसमें से एक पेशेंट जिसको क्रश इंजरी लेग था बाइलेटरल, उसको हमने इमीडिएटली मैनेज करके इनिशियल मैनेजमेंट के बाद हमारे डॉक्टर्स ने उसको भी रेफर कर दिया। और बाकी जो पेशेंट है उसमें 3-4 पेशेंट को थोड़ा ज़्यादा चोट है। ज़्यादा चोट इन द सेंस कि थोड़ा हम सस्पेक्ट कर रहे हैं कि कहीं एक को कट्स है 3-4 जगह, हो सकता है उनको कोई फ्रैक्चर निकले जो, वो हम जैसे जैसे अब एक्सरे होगा तभी फाइनल डायग्नोसिस बन पाएगी। लेकिन उसमें से अभी कोई हमें और ऐसा पेशेंट नहीं मिला है जिसको आगे हायर सेंटर में रेफरल की फिलहाल जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल के आह्वान के बाद लोग स्वदेशी उत्पादों की जमकर खरीदारी कर रहे हैं। इसी कड़ी में दीपावली पर्व की तैयारियों के मद्देनजर मिट्टी के दीपक की मांग बाजार में बढ़ रही है। भिवानी के हनुमान ढाणी क्षेत्र में कुंभकार करीब पिछले 2 महीने से मिट्टी के दिए बनाने में जुटे हुए हैं। कुंभकार राजू व नरेश ने कहा कि मिट्टी के दियों से वायु प्रदूषण कम होने के साथ साथ स्वदेशी वस्तुओं को भी बढ़ावा मिलता है। अब धीरे धीरे लोग इस बात को समझने लगे हैं, जिसके चलते मिट्टी से बने उत्पादों की मांग बढ़ने लगी है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वदेशी अपनाओ व आत्मनिर्भर भारत के नारे के बाद ही हो पाया है। प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद अब जनता में बदलाव आ रहा है तथा लोग उनके घर आकर मिट्टी के दिए खरीद रहे हैं। उससे मेहनत ज़्यादा होती थी, अब ये इलेक्ट्रिक चाक आ गए हैं, इससे थोड़ा फर्क पड़ा है। दूसरा, मोदी सरकार आने के बाद और ज़्यादा बढ़ावा मिला इस काम को। पहले इतना बढ़ावा नहीं था। पहले कस्टमरों के पास घर में जा के बेचने पड़ते थे, अब कस्टमर खुद चल के आता है। अब संसाधन हुए हैं थोड़े से, इस काम की डिमांड ज़्यादा हुई है। पहला खुद बनानी पड़ा करती मिट्टी, ये 5,000-4,000 रुपए की ट्राली आती मिट्टी की। मिट्टी मिलती भी नहीं, मेहनत ज्यादा है, कमाई कम है। पब्लिक से यही कहूँगा भाई, मिट्टी की चीज ज्यादा यूज करो, इससे बीमारी नहीं होती। और अपने दीवे ज्यादा लो, तेल के ज्यादा जो, जिससे प्रदूषण नहीं होगा। वहीं स्थानीय लोगों ने कहा कि दीपावली पर हमें चाइनीज लाइटों का बहिष्कार करके मिट्टी के दीपक जलाने चाहिए। इससे जहां पर्यावरण शुद्ध होगा, वहीं स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा मिलने के साथ देश की आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी, जिसका देश के प्रत्येक नागरिक को लाभ मिलेगा। जो है ये हमारी प्राचीन सभ्यता है, और प्राचीन सभ्यता के ये है कि हर कोई मिट्टी के दिए जलाए और अपना त्यौहार मनाए, ताकि हम हमारे त्यौहार मनाने के अलावा हम और भी लोगों का त्यौहार मना सके, हमारी वजह से और त्यौहार मनाए। और ये जो चाइनीज पटाखे हैं, लड़ियां हैं, दीवे हैं, उनको न जलाकर हमें स्वदेशी अपनाना चाहिए, ना कि विदेशी, जिससे विदेश मजबूत और दुश्मन मजबूत वो काम ना करे, हमारे खुद के भाई प्रजापति समाज मजबूत हो। खरीदने के लिए आए और रेट महंगे होने के कारण से फिर भी हम पिछली बार 90% दिए जला पाए थे। अब की बार हम ये चाहते हैं हमारी संस्कृति दुनिया के, वर्ल्ड के सबसे नंबर 1 पे आए और 100 की 100% दिए जलाए। देश की जनता ने जागरूक होकर दीपक जलाने का जो काम किया है, चाइनीज आइटम का बहिष्कार किया है, वो बहुत अच्छी बात है। पिछली बार लोगों ने 80 से 90% दिए दीपक के जलाए थे, और हम चाहते हैं इस बार 100 की 100 दीपक के मिट्टी के दिए जलाएं और ये चाइनीज का बहिष्कार करें। सरकार भी इस पर थोड़ा ध्यान दे, चाइनीज आइटम को बंद करे।
प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को लगातार बागवानी व प्राकृतिक खेती के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके लिए कृषि विभाग द्वारा किसानों को सब्सिडी भी दी जा रही है। इसी कड़ी में यमुनानगर में जिला बागवानी विभाग द्वारा एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें हल्दी से जुड़े विशेषज्ञों ने किसानों को हल्दी की खेती की जानकारी दी। जिला बागवानी अधिकारी डॉक्टर कृष्ण कुमार एवं हल्दी के विशेषज्ञों ने बताया कि किसान हल्दी की खेती करके कम लागत में अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। हल्दी की खेती पर सरकार द्वारा 75% तक सब्सिडी भी दी जाती है। हल्दी के उत्पादन की जो लेटेस्ट टेक्निक है उसके बारे में बताना, और हल्दी उगाने के बाद उसका कैसे प्रबंधन करें, क्या क्या प्रोडक्ट बना सकते हैं, कैसे उसको बेच सकते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में किसानों को आज जागरूक किया जा रहा है इस वर्कशॉप के माध्यम से। यदि हम सब्सिडी की बात करें तो किसानों के लिए सब्सिडी का प्रबंध है। इसमें 75% सब्सिडी किसानों को मिल सकती है, लेकिन किसान को जो लगाएंगे वो अप्लाई करेंगे वोटनेट पे और विभाग उसकी इंस्पेक्शन करके सब्सिडी दे सकता है। इस वर्ष हमें लक्ष्य नहीं मिले हैं, यदि किसान इच्छा करेंगे तो हम लक्ष्य ले सकते हैं। हल्दी एक बहुत अच्छे इंटरक्रॉपिंग के विकल्प के रूप में देखी जा सकती है, क्योंकि किसानों को ये होता है कि अगर हमारे पास ऑर्चर्ड है तो बीच में जो जगह है, जो स्पेस है, उसको किस तरह यूटिलाइज किया जाए। तो हल्दी एक एडिशनल इनकम की तरह काम करेगी। साथ के साथ अगर यहाँ पे जो जानकारी इस कार्यक्रम के माध्यम से मिलेगी, किस तरह से अच्छे से अच्छा उसका प्रोसेसिंग किया जाए, कैसे एक्सपोर्ट में लाया जाए, तो एक बाग के साथ एक अच्छी आमदनी का सोर्स बन सकता है। वहीं कार्यक्रम में पहुंचे हल्दी उत्पादक किसानों ने कहा कि यह वर्कशॉप किसानों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आज उन्हें हल्दी की खेती के बारे में बताया गया है कि वे कैसे हल्दी के उत्पादन के साथ साथ इसके उत्पाद बनाकर बेच सकते हैं और मुनाफा कमा सकते हैं। हमें यहाँ पर अलग अलग उत्पाद हल्दी से कैसे हम उनको वैल्यूडेशन प्रोडक्ट जिनको बोलते हैं उनको तैयार कर सकते हैं, और हम हल्दी को कच्ची ना बेच करके उसको पीस करके कैसे हम उसकी मार्केटिंग कर सकते हैं। गेहूं और धान को छोड़ करके अगर हम दूसरे उत्पाद हम अपने खेतों में लगाएंगे, जैसे हल्दी है या दूसरे, और ताकि हमारे को सिंचाई में भी आसानी होगी, ज़्यादा पानी की भी जरूरत नहीं पड़ती। और हल्दी तो ऐसी है कि आपने अगर पॉपुलर की खेती लगा रखी या बाग लगाया हुआ है तो आप उसमें हल्दी की खेती कर सकते हैं। प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कल चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में आयोजित देश के सबसे बड़े तकनीकी कार्यक्रम टेक इन्वेंट 2024 का उद्घाटन किया, जो पूरे देश से युवा दिमागों को सृजन और नवाचार के लिए एक साथ लाता है। राज्यपाल ने कहा कि ऐसे तकनीकी कार्यक्रम एक जीवंत राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस तरह के टेक फेस्ट बातचीत और सहयोग को बढ़ावा देने और विभिन्न क्षेत्रों में उभरते रुझानों पर बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करने में मदद करते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत हर महत्वपूर्ण क्षेत्र में तकनीकी उन्नति और उन्नयन का अधिकतम लाभ उठाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रहा है। स्वास्थ्य से लेकर शिक्षा तक, रक्षा से लेकर कृषि तक, तकनीकी हस्तक्षेप से लेकर ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे न केवल अधिक से अधिक रोजगार पैदा हो रही है, बल्कि व्यापार बढ़ रहा है और इसके साथ साथ लोगों को अपना जीवन आसान बनाने में भी मदद मिल रही है। राज्यपाल ने कहा कि तकनीकी विकास मानवीय जरूरतों के अनुसार होना चाहिए, जो आज हमारे देश में बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। आज हम आर्टिफिशियल लर्निंग, ऑटोमेशन, इंटेलिजेंस, मशीन रोबोटिक, एज प्रोसेस कंप्यूटिंग, क्वांटम कंप्यूटिंग, वर्चुअल रियलिटी और आगमेंटेड रियलिटी, ब्लॉकचेन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, 5G और साइबर सिक्योरिटी के उपयोग में लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने आगामी शैक्षणिक स्तर 2025-26 के पाठ्यक्रम संबंधी कार्य हेतु विषय विशेषज्ञों को आमंत्रित किया है। बोर्ड की प्रवक्ता ने बताया कि बोर्ड द्वारा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप पाठ्यक्रम में गुणात्मक सुधार हेतु विषय विशेषज्ञों के एक पैनल का गठन किया जाना है, जिसके लिए प्रदेश भर से PGT प्रवक्ताओं का चुनाव किया जाना है। प्रदेश में स्थित किसी भी बोर्ड से संबंधदाता प्राप्त राजकीय व गैर राजकीय
विश्वविद्यालयों में कार्यरत सभी विषयों के पीजीटी प्रवक्ता आवेदन कर सकते हैं। पैनल का गठन होने के उपरांत चयनित प्रवक्ताओं को बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली कार्यशालाओं में आमंत्रित किया जाएगा और उनके द्वारा बोर्ड से संबंधित शैक्षणिक कार्यों को संपन्न करवाने में सहयोग भी लिया जाएगा। सभी संबंधित प्रवक्ता बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध गूगल फॉर्म से लॉगिन करके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सरकार द्वारा भारतीय रेलवे प्रबंधन सेवा को इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा 2025 में शामिल करने के निर्णय के मद्देनजर संघ लोक सेवा आयोग ने नए आवेदकों के लिए एक नई आवेदन विंडो खोली है। यह विंडो अगले महीने की 22 तारीख तक खुली रहेगी। इसमें कहा गया है कि जिन उम्मीदवारों ने पहले ही आवेदन कर दिया है उन्हें फिर से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा 2025 के उम्मीदवारों को परीक्षा की तैयारी के लिए पर्याप्त समय देने के लिए आयोग ने 2025 के लिए प्रारंभिक और मुख्य परीक्षाओं को स्थगित करने का भी निर्णय लिया है। इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा प्रारंभिक अब अगले साल 8 जून को आयोजित की जाएगी और मुख्य परीक्षा 10 अगस्त को होगी। दिल्ली में एक बार फिर से धुंध की चादर नजर आने लगी है। आज सुबह से ही दिल्ली और उससे सटे हुए एनसीआर इलाके का यही हाल रहा। राजधानी की हवा अब धीरे धीरे शरीर में जहर घोलने लगी है। लोगों को आंखों में जलन, गले में खराश जैसी तमाम समस्याएं पेश आ रही है। आज दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI खराब श्रेणी में दर्ज किया गया। सुबह सुबह इंडिया गेट और आसपास के इलाकों में कोहरे की परत छाई रही। यहाँ का AQI 251 दर्ज हुआ तो वहीं आनंद विहार में AQI 400 को पार कर गया। अक्षरधाम क्षेत्र में AQI 334 पर पहुंच गया। दिल्ली NCR का AQI 253 रहा। वहीं यमुना नदी भी प्रदूषण की चपेट में आने से नहीं बच सकी। कालिंदी कुंज में पानी में सफेद झाग ही झाग नजर आया जो नदी की गंभीर हालत को गवाह देते हैं। आगामी इस छठ से पहले यमुना नदी में सफेद जहरीले झाग की इस चादर ने 6 व्रतियों की चिंता बढ़ा दी है। वहीं दिल्ली मेट्रो ने त्योहारी सीजन और दिल्ली में प्रदूषण को देखते हुए अतिरिक्त ट्रेन चलाने की भी घोषणा की है। साथ ही भीड़भाड़ और वायु प्रदूषण को कम करने के लिए लोगों को सार्वजनिक परिवहन चुनने की अपील की गई है। DMRC सभी लाइनों पर सोमवार से शुक्रवार तक प्रतिदिन 40 अतिरिक्त मेट्रो ट्रिप शुरू करेगी। लोग सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करके प्रदूषण घटाने में मदद कर सकते हैं। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।